What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और भाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है। बोला गया है कि अगर आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं इस ज़िंदगी में जो आप लोग की चल रही है, उससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आप लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ आप लोग के सामने निकल कर आए, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चॉइस आप लोगों को बनानी पड़ेगी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोग कभी भी सुबह को 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहे और मॉर्निंग में आप लोग के पास में टाइम भी मिल जाए, तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट चॉइस बनानी पड़ेगी कि आप लोग को अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वो डिफ़िकल्ट चॉइस ऐसा नहीं है कि आप लोग को पहाड़ तोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि पहाड़ तोड़ना है आप लोग को मांझी की तरीके से। डिफ़िकल्ट चॉइस का मतलब ये है कि अगर आप लोग कुछ ऐसा चाहते हैं जो आप लोगों को आज तक नहीं मिला है, तो आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जो आप लोगों ने आज तक नहीं किया है। फिर से वही बोलूंगा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई पहाड़ तोड़ना है। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी जो आदतें हैं ना आप लोगों की, वो आप लोगों को चेंज करनी है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं बोलूँ कि आज के दिन आप लोगों को 5 पॉलिटिकल लेक्चर खत्म करने हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया कि आप लोग बोलेंगे सर एक दिन में 5 कैसे हो जाएंगे, अब तो एक भी नहीं किया। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चॉइस होगी आप लोगों पर, लेकिन वो 5 चैप्टर खत्म करने के बाद में आप लोगों को जो सुकून मिलेगा और आप लोगों के अंदर जो मोटिवेशन आएगा, आप लोग थकोगे नहीं, आप लोगों को लगेगा वाह यार कितना कुछ कर लिया, हम तो कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आएगा, फिर आप लोग कुछ और करने के लिए अपने आप को ललायत करोगे। तो ये होता है काम को करने का तरीका। डिफिकल्ट चॉइस का मतलब होता है कि अपने आप को हमेशा पुश करते रहो, अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाते रहो। अगर आप लोगों का दिमाग कहता है तुम इतना ही कर सकते हो, अपने दिमाग को बोलो नहीं, मैं तुमको इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा, और अगर मैं नहीं तो और कौन करेगा, मुझे ही तो करना है। तो इनके अपने दिमाग को टफ रखो थोड़ा सा बनाकर। डिफिकल्ट चॉइस का मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा पुश करते रहो, ठीक है। यही सबसे प्यारा तरीका है अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, और यही सबसे प्यारा तरीका है कि जो अचीव कर लिया उसको मेंटेन रखने के लिए। तो दोनों ही चीज़ों में ये कारगर साबित होता है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो भाई साहब यकीन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इंप्लीमेंट करके देख लो, अपने आप यकीन आ जाएगा। ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट करके देखिए और यकीन ना आए तो फिर मुझे आके बोलना, सारे पैसे वापस, ठीक है। तो देखिए चीज़ें यार, जिंदगी ऐसी है, आप लोगों को हमेशा अगर कुछ पाना है तो कुछ उसके लिए गंवाना पड़ेगा। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए इतना तो कम से कम काम किया जा सकता है, ठीक है। देखो पॉलिटिक्स खुल गई अपना आप ही। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्विज है आप लोगों के सामने, इसको देखिए, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन देखिए, फिर आगे काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। और हाँ, कल आप लोगों को जब मैंने डिस्कस किया था तो यहाँ पर एक आर्टिकल ये गलत बताया था थोड़ा, वो आर्टिकल भी आप लोगों का मैं जब डिस्कस करूंगा तो वो भी हम लोग सही करेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो मैंने क्विज दिया था ना, उसमें जो मैंने आप लोगों से बोला था और वैसे भी वीडियो के अंदर भी, तो उसके बारे में बात करूंगा, वो पर्टिकुलर आर्टिकल कौन सा था, इससे फायदा क्या होगा। देखिए कहते हैं कि इंसान को चाणक्य साहब के द्वारा बोला अपनी गलतियों से सीखो। गलतियों से सीखने का मतलब ये होता है कि जब आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, मान लीजिए आप लोगों ने गलती करना स्टार्ट कर दी एग्जाम से पहले, तो गलती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सुधारते रहो। एग्जाम में जाकर आप लोगों की गलती नहीं होगी फिर। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोग एग्जाम कोई दे रहे हैं, पता चला बहुत कम नंबर आ गए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और देखना आप लोगों की जो प्रोग्रेस है वो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी नॉर्मल तरीके से, पर लेकिन कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो फाइनल डे में आप लोगों को एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। रीजन उसका ये है कि छोटी छोटी चीजें होती है ना जब लाइफ में, तो वो तब नहीं दिखती कि बढ़ रही है, ठीक है। जब वो एकदम, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसकी हाइट पता चलता है कि ये बढ़ रही है, ठीक है, कि आज आज इतनी बढ़ गई, कल इतनी बढ़ गई, नहीं, वो बढ़ती रहती है। पर लेकिन अगर आप लोगों की आंखों के सामने तो आप लोगों को दिखेगी नहीं। जिस दिन अगर कोई और इंसान उसको आकर देखेगा एकदम बोलेगा कितना बड़ा इंसान हो, कितना बड़ा हो गया, हाइट अच्छी हो गई इसकी, तो वही चीजें हैं। तो ये चीज़ आप लोग को अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेगी। तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले, इसके बाद में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। और हाँ, जिसको नहीं पता है, कई सारे बच्चे कंटिन्यूअस कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं वीडियो कब आती है। इस वीडियो का टाइम मैंने फिक्स कर दिया है, एक दिन पहले ये वीडियो आप लोगों को रात को 10 बजे देखने को मिलेगी। पहले ये अगले दिन 4 बजे आया करती थी। 10 बजे इसलिए किया, जिसको मॉर्निंग में उठना है वो तो उठ ही सकता है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर अच्छा कि आपने शाम को डालना स्टार्ट कर दी। अब मैं इसको 3 बजे से 4 बजे देखकर अपना टाइम और जल्दी स्टार्ट कर पाता हूँ। देखो ये इसको कहते हैं मोटिवेशन, ठीक है। आप लोग जिंदगी में ना थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट कुछ करना स्टार्ट कर देंगे तो दुनिया से आगे आप लोग अपने आप को नजर पाएंगे। तो इसलिए ये चीजें करते रहिए लाइफ में, और फिर देखिए प्रोग्रेस कैसी आप लोगों की निकल कर आती है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी थीम क्या है, 22 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम आप लोग को बतानी है। बात की जा रही है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसको रिसेंटली अभी
2019 में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में लाया गया। हाउसिंग फाइनेंस यानी कि घर बनाने के लिए जो पैसा देती है वो वाली कंपनी की बात की जा रही है। जानेंगे आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने कभी सुना है कि चूहों की बारिश हो रही है? नहीं सुना है? अभी आप लोगों को चूहे की बारिश बताऊंगा। अभी एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, न्यू साउथ वेल्स। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक ऐसी कंट्री के बारे में बात की जा रही है जो क्रिकेट में काफ़ी फेमस है। वहाँ पर अभी जो चूहे हैं वो इतने लार्ज स्केल पर हो गए कि छतों पे से चूहे की बारिश होती नजर आई कि यहाँ पर उसके लिए गवर्नमेंट को 50 मिलियन डॉलर देने पड़े चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये किस कंट्री में देखने को मिला, ये आप लोगों को बताना है, फिर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी कुछ जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है ईरान के बारे में। ईरान जो है उसमें यहाँ पर एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है फरजाद बी ऑयल फील्ड। ये फरजाद बी ऑयल फील्ड जो था 2018 में हमारी कंट्री की एक कंपनी है जिसका नाम है OVL, इसके द्वारा ये यहाँ पर ये बेसिकली खोजा गया था। लेकिन फिलहाल अभी जो ईरान है वो हमको ये प्रोजेक्ट देने के बजाय अपनी ही कंट्री में इस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से लेकर चलने की बात कर रहे हैं, जिसके चलते अभी रस्साकसी देखने को मिल रही है। तो ये कहाँ पर है? ये पर्शियन गल्फ के अंदर है। ठीक है, जो ईरान है यहाँ पर, ये आप लोगों को ये बताना है ये OVL कौन सी कंपनी जिसके द्वारा इसको खोजा गया था। कौन सा आर्टिकल है पार्लियामेंट का जो कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है रेगुलेट करती है टर्म एंड कंडीशन सर्विस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को बताना है। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा यहाँ पर इसको अपॉइंट करते हैं? तो कौन सी पर्सनैलिटी है जो रिकमेंडेशन देता है कि इस पर्सन को ये बना दो, तो उसका नाम आप लोग को बताना है। यूनाइटेड नेशन का कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यहाँ पर बात करता है, नहीं सॉरी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये यूनाइटेड नेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये जो कि बात करती है कि रिसेंटली अभी जो अगर बात करें ईच ईयर हमारी कंट्री में हर साल जो है 1.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 15 लाख जो बच्चे हैं उनकी हर साल यहाँ पर वो चाइल्ड मैरिज हो जाती है। ठीक है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये किसके द्वारा बताई गई ये बातें, ये आप लोग बताइए। और अगर चाइल्ड मैरिज को आप लोगों को रोकना है तो इसके बारे में कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिखा हुआ है? और ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि जेंडर इक्वलिटी और इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल के बारे में बात करता है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के अंदर टोटल 1/3 जो सीट है उसकी असेंबली की वो होनी चाहिए और 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। इसके बारे में समझेंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल भी है जो मैं आप लोगों को रीवेरीफाई कराऊंगा, जो कि कल जो था अलग बताया था पर लेकिन वो दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, तो कई बार प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, गलती से गलती हो जाती है, तो उसको हम लोग सही करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो अगर कुछ भी ऐसा आप लोगों को लगता है तो। ठीक है, साइक्लोन जो है ताउते, इसका नाम जो है वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? इसका मतलब होता है छिपकली, लिजार्ड, गीको। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी लैंग्वेज में है यहाँ पर, ये उसी कंट्री की लैंग्वेज, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो काफ़ी एक प्यारा सा, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है, पर लेकिन उससे भी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप लोग जितना इंटरेस्ट इसमें लोगो, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये देखना है ताकि अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सको। ठीक है, और शाम को डेली 10 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ जाया करो ताकि ये लेक्चर आप लोग एंजॉय कर सको। ठीक है, चलते हैं, आइए बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कुछ ऐसा ही डे समझा था। कौन सा डे था यहाँ पर? आज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कल एक और कुछ ऐसे ही कल्चर की बात की थी, क्या याद आ रहा है कुछ? तो इस तरीके से। ठीक है, तो रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा करते रहा कीजिए ताकि माइंड में कंफ्यूजन न हो, चीज़ों को न भूलें। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लिया तो लंबे समय तक चीज़ें नहीं भूलोगे, ये याद रखना। 22 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से प्रमोट करना है ताकि ये चीज़ें कम न पड़े। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जाती है। तो आप लोगों को सबसे पहले एक और टर्म पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती क्या है। जैसे कि बायो, जीवन के बारे में बात की जा रही है, तो आज की डेट में हम लोग बात करें, हम लोग भी रहते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सारे इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो डाइवर्स चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, तो उसके बारे में नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर जीव के बारे में बात की जा रही है, जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है यहाँ पर थीम फॉर द नेचर, यानी कि नेचर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हम हैं। तो ये थीम है आपकी बार की, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा इसके बारे में। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर टी डे भी था, आपने डिस्कस नहीं किया। टी डे वगैरह यार एग्जाम में कौन पूछता है? हाँ, मजा लेने के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते तो अच्छा रहता। जानबूझ के छोड़ा था एक्चुअली मैंने, ऐसी कुछ नहीं थी कि वो चीज़ें थी। मैंने कहा 3 डे ऑलरेडी हो चुके थे, टी डे मैंने कहा चलो कोई नहीं।
फिर भी चलो कोई नहीं, वैसे अगर ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है तो सारे डे डाल दिया करूँगा। मैं सोच रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डे, सारी चीज़ें कवर तो ऐसे करते रह जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट डे जो कि लगता है क्वेश्चन बन सकते हैं। टी डे मुझे लगता है कि शायद कोई पूछेगा, चलिए फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि वो फिर जो वो नहीं आती है जो डे की जो आप लोगों की वीडियो आती है तो उसके अंदर चीज़ें देख लिया करेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, एक एक कर यहाँ पर जानेंगे। हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है उसके द्वारा अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है रिसेंटली अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में लाएगी, ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक क्या है? हमारी कंट्री का ये सेंट्रल बैंक है, जैसे यूएसए कौन सा है उसको बोलते हैं फेड रिजर्व, ठीक है। तो ऐसे हमारी कंट्री का ये हो गया। तो अगस्त में यहाँ पर ये बोला गया था कि जो होम लोन दिए जाते हैं तो उसके चलते एक तो बैंक होम लोन दे रहे हैं, आप लोग बैंक से जाकर होम लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए, और एक HFC है यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यहाँ से लोन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग को अपना घर बनाना है तो या तो आप जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जा सकते हैं लोन लेने के लिए, या फिर आप लोग जा सकते हैं रिजर्व बैंक के पास में कि भाई साहब हमको घर बनाना है, एक आप लोग हमको लोन दे दीजिए। तो अगर लास्ट 18 महीने 18 महीने से अगर 5 साल के बीच के अगर बारे में आप लोग देखोगे तो बैंक कस्टमर जो हैं उनको बेटर ट्रांजिशन, एक तरीके से ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है रेट कट में जो होम लोन पर होता है एज कंपेयर टू जो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे HFC यानी कि जो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अगर कोई लोन ले रहा है तो उनके कंपेयर में जो बैंक से लोन ले रहा है उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि बेटर ट्रांसमिशन ऑफ द रेट कट देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं कट, जो यहाँ पर इनको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट MCLR आप लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई पैसा यहाँ पर अगर दिया जाता है तो जो फायदा हो रहा है यहाँ पर एक तरीके से करेंसी की तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यानी कि अगर बैंक अगर पैसा दे रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा सस्ते में एक तरीके से और ज़्यादा बेटर तरीके से दे रहा है एज कम्पेयर टू HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के। उनको लिमिटेड बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रिलेटिवली स्मॉल कट रहता है यहाँ पर जो प्राइम लैंडिंग रेट है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों को बात करूं कि यहाँ पर इनकी जो करेंसी है ये तो हो गई MCLR, जिसके बेस पर यहाँ पर ये काम करते हैं कौन? बैंक, ठीक है। और अगर बात करें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की करेंसी होगी प्राइम लैंडिंग रेट, तो इसकी करेंसी जो है ये महंगी पड़ रही है एज कम्पेयर टू जो बैंक की करेंसी है। यानी कि बैंक वाले जो लोन दे रहे हैं वो आसानी से मिल जा रहा है और सस्ता लोन यहाँ पर मिल जा रहा है, तो इसीलिए बैंक से लोन ज़्यादा ले रहे हैं एज कम्पेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के, जिसके चलते भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर घर बनाना है इंसान को तो लोन लेकर घर बनाता है नॉर्मली, तो उसी के चलते यहाँ पर इस तरह की कंपनी क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये किसके अंडर में आती है? यहाँ पर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और वैसे आप लोग बहुत जानते हैं कि हमारी कंट्री में अगर बात की जाए जो बेसिकली जो बैंक है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है अभी यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है? ये आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स, तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग देखिएगा तो ये बिल्कुल कोने में जो है यहाँ पर ये, तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। तो हाई माउस अबेंडेंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट माउस अबेंडेंस और लो माउस अबेंडेंस, यानी कि जो माउस यानी कि चूहों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर रीजन में। इतनी ज़्यादा है कि खेती को चट कर जा रहे हैं ये, यानी कि खेती खत्म हो जा रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते अभी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कुछ पैसे दिए गए यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो पैसे हैं ये $50 मिलियन, ताकि जो माउस प्लेग है, जो माउस की जो महामारी यहाँ पर फैल रही है, जिससे किसान या फिर जो कम्युनिटी मेंबर या फिर लोकल एरिया में जो लोग भी रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चूहा जो है ये काफ़ी खतरनाक लेवल का प्राणी आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको बस खाने में मजा आना चाहिए, ये कुछ भी कुतर जाता है, कुछ भी खा जाता है। इसको ये नहीं कि आप लोग मतलब कपड़े नहीं छोड़ेगा, आप लोग मतलब क्या क्या नहीं खा सकता है चूहा, जिसके दांत इतने शार्प होते हैं कि जो भी इसको लगता है कि इसमें इसको मजा आ रहा है वही ये उड़ाता चला जाता है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, चूहे जो है सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल मैमल है जो प्लेनेट पे आफ्टर ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों के बाद में जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में है पृथ्वी के ऊपर, तो वो चूहे हैं। सुनकर आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी, पर हाँ ये सच्चे है, ठीक है, यही सत्य है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में चूहे बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मक्खियां में मधुमक्खियां होती हैं, उस तरीके से चूहे देखने को मिल रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और कई सारे चूहे तो ऐसे छतों से कूदते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है चूहों की बारिश हो रही है, एक लार्ज स्केल पर चूहे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के चलते इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है रिपोर्ट किया गया यहाँ पर अराउंड मिड मार्च इन ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न स्टेट के अंदर में, और अभी दूसरे एरिया में भी काफी लार्ज स्केल पर ये इंपैक्ट डाल रहे हैं। ऐसा लग
लग रहा है कि माइस रेन यानी कि चूहों की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स वगैरह है, आप लोगों को पता है खेतों में चूहे लग जाते हैं। गेहूं की खेती आप लोगों ने काटी है कभी? अगर आप लोगों ने जैसे गेहूं उगाते हैं खेतों में, अगर आप लोगों ने गेहूं काटे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कई कई जगह बीच बीच में बहुत सारे जो गेहूं की जो नाली होती है छोटी छोटी, जो एक तरीके से जो जैसे स्ट्रॉ होता है, जिसको स्ट्रॉ बोल सकते हैं, जैसे आप लोग जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ यूज करके, तो वो कट्टी कट्टी मिलती है बहुत जगह, छेद मिलते हैं बहुत सारे जमीन के अंदर में। जब गेहूं काटा करते थे उस टाइम की बात मुझे याद आ गई, तो वहाँ पर कई कई जगह बीच बीच में गड्ढे रहा करते थे नीचे नीचे, और उस एरिया में सारे गेहूं जो होते थे वो खत्म मिला करते थे। तो ये तो उन चूहे की बात है, तो 2-4 चूहे खेत में देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए कि दुनिया भर के चूहे, पता चला वहाँ पर एक ही खेत के अंदर अगर पता चला कि 500 चूहे हैं, सोचिए वो मिनटों में चट कर जाएंगे भाई का सब उस क्रॉप को। अब वहाँ का किसान क्या रखेगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से एक खतरनाक लेवल का बुखार भी होता हुआ नजर आता है, फीवर, जिसकी वजह से लोगों को डायरेक्ट भी नुकसान पहुंचता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कुछ इस तरीके से कि कहां पर ये चीजें अभी देखने को मिल रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। अभी कोविड जो वर्किंग ग्रुप है चेयर किया गया यहाँ पर डॉक्टर NK अरोरा के द्वारा, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि कोविशील्ड अगर कोई दवाई किसी को दी जा रही है तो उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 12 से लेकर 16 महीने का होना चाहिए। पहले बोला जा रहा था कि 16 महीने का नहीं, सॉरी वीक का, हफ्ते का, यानी कि 4 हफ्तों का आप लोग को 1 महीना नजर आएगा। तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, नॉर्मली बोला गया था कि 6 से 8 वीक होने चाहिए, यानी कि नॉर्मल तरीके से बोला गया था लगभग 1.5 से 2 महीना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि 12 से 16 वीक होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए 3 से 4 महीने की बात यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ पर होना चाहिए अगर गैप करेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूके के अंदर जब यहाँ पर कोविशील्ड दवाई दी गई तो उनके बीच में गैप दिया गया ताकि उसका अच्छे से इंपैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि एक ऐसी दवाई है यहाँ पर अभी जो भी हमारे पास में है कि वो कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है, वो अंडर ट्रायल चल रही थी जब हमने इन दवाइयों को अप्रूव किया। तो इसके चलते अब देखना ये है कि ये दवाई जो है ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, तो उसके चलते पहले बॉडी पर इंपैक्ट भी तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ ये दवाइयाँ कैसी हैं और क्या काम कर रही है, ताकि ज्यादा नुकसान नजर न आए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप भी ये इसलिए भी मैंने बेसिकली ये न्यूज़ डाली ताकि अगर आप लोग भी कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी कोई ऐसी दवाई है जो आप लोग घर वालों को या फिर अपने लिए आप लोग यूज़ करें, तो आप लोगों को भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आधे से ज़्यादा डेथ हमारी कंट्री में इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी कि लोग जो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से भी इन सब चीज़ों के चपेट में आ जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके द्वारा आप कभी काफ़ी कंसर्न दिखाया गया। प्रोफेसर थे एम एस नरसिम्हा जो थे, ये एक मैथमेटिशियन थे जो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, और इनके द्वारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक थ्योरम भी आप लोग बोल सकते हैं जिसको नरसिम्हा सिसाद्री थ्योरम के नाम से जानते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था यहाँ पर सिसाद्री, इनके द्वारा मिलकर नरसिम्हा जी के साथ में एक थ्योरम क्रिएट की गई थी। तो यहाँ पर इसके नाम पर एक थ्योरम भी है यहाँ पर इन दोनों के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर बात करें, इनको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ऑनररी फेलोशिप भी इनको मिली, इसी के साथ में किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज भी इनको मिला साइंस के फील्ड में, स्पिरिट ऑफ जो सैलम अवार्ड इनको मिला यहाँ पर, इसी के साथ में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला इनको, और पद्म भूषण भी मिला इनको। तो एक शानदार पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रही, ठीक है। तो आप लोग इनको देख सकते हैं, ये है यहाँ पर इनकी पिक्चर, जो एक महान पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इनके बारे में रख सकते हैं। कई बार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ में अगर पूछ जाए तो ये एक मैथमेटिशियन थी, और स्टेट के अंदर जो आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन बन जाते हैं ये। तो फिर मत बोलना कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ा सा भी अगर आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारी कंट्री में अभी बने? NV रमना, ठीक है। तो ये है कौन से नंबर के? 48 चीफ जस्टिस इंडिया, ठीक है। याद था ना? हाँ, याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, ठीक है। तो फिर मत बोलना बताया नहीं था, बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें NV जो रमना साहब है यहाँ पर ये, तो इनके द्वारा एक न्यू फीचर की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको ये बेसिकली इंडिकेटिव नोट्स की तरीके से देखा जा रहा है। एम क्या है? ताकि समरी जो है जजमेंट माँ की, जैसे कि मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसके अंदर से भी थोड़ा सा मेहनत अगर करके समरी नोट्स आप लोग A4 साइज शीट में अपने बना सकते हैं कि हाँ यार सर ने पूरी बात बताई तो हम इसमें से ये पॉइंट उठा लेते हैं जो एग्जाम के लिए
हम लोग लिख लेते हैं ताकि रिवीजन आसानी से हो जाए। तो ये समरी जो जजमेंट है वो प्रोवाइड कराएंगे ताकि इजी अंडरस्टैंड फॉर्मेट में मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं जो ज़्यादा टेक्निकल कोड की भाषा नहीं समझते हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हालांकि ये मैंने गलत बोला, आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, सारी चीज़ें जानती हैं, पॉलिटी भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल ज़्यादा पॉलिटी नहीं जानते हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहे चीज़ों को तो वो भी अंडरस्टैंड कर सके। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। बेसिकली किनके लिए, नॉर्मली जो जर्नलिस्ट रहते हैं, जर्नलिस्ट देखिए वो कोई ऐसे तो है नहीं कि विद्वान रहते हैं पॉलिटिक्स के फील्ड में, पॉलिटी पढ़ रखी है, उनको पता है संविधान के अंदर हर एक आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो आसानी से वो चीज़ों को समझ जाए और लोगों को बताएंगे। जब आसान भाषा में वो खुद समझेंगे तो तभी आसान भाषा में लोगों को बताएंगे, तो इसके चलते लोगों तक भी चीज़ें पहुंचाई जा सकती है। जनरल पब्लिक को भी यहाँ पर बेटर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी उस रूलिंग की जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा यार, आप लोगों को कैसा लगा ये जजमेंट, इसके बारे में आप लोग बताएगा। तो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मैंने बताया था ना 24 अप्रैल को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो इसमें क्या करना था, आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8। तो ये हम लोगों ने देखा था उस टाइम पर भी। तो इससे पहले जो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम आप लोग बताइए कौन थे। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली ये, अच्छा हाँ एक सेकंड, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो जज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी अगर बात करें, देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में अगर चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं ना तो अच्छी बात ये रहती है आप लोग उनको भूलते नहीं है, तो उससे लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। एक्स्ट्रा 40% एडिड करना चाहिएगा इनकम अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रोड एक्सीडेंट में जिसकी जान चली जाती है, अगर वो 40 साल के नीचे है, तो यानी कि एक तरीके से 40 साल के नीचे है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर उसकी जान चली जाती है किसी भी पर्टिकुलर रोड एक्सीडेंट के अंदर, तो उसको जो कंपनसेशन देना है उसमें एक्स्ट्रा 40% ऐड करना पड़ेगा, ताकि चीज़ें जो है थोड़ी सी जिंदगीदारी जो उनकी जिससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे रिलेटेड उनकी जिंदगी चलती रहे, ठीक है। क्योंकि कमाने वाला इंसान चला गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जिससे आप लोगों की बात की जाए तो नॉर्मली 18 साल से ऊपर जब एज हो जाती है तो ये माना जाता है कि इंसान को कुछ ना कुछ छोटी मोटी कुछ ना कुछ जुगाड़ सिस्टम अपना खुद का खर्चा उठाना स्टार्ट कर देना चाहिए। भले ही आप लोग उसमें 2-4 हज़ार रुपये ही क्यों ना कमाओ, पर हाँ अपनी जेब पॉकेट मनी निकालना स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे आप लोगों के अंदर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है कि यार घर वालों से पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो अपने आप और डिपेंडेंट आप लोग अपने ऊपर हो गए हो, ठीक है। आप लोग पैसे को मैनेज करना भी जान जाते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ें होने लगती हैं यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही जो आप लोगों की पढ़ाई में भी हेल्प करे तो वो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर जॉब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप लोगों की पढ़ाई में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाए तो उस तरीके से चीजें आप लोग कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो 3 जज की बेंच के द्वारा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लीड की गई, इनके द्वारा एडिशनल अमाउंट की बात की जा रही है डेड पर्सन की, ताकि फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो एक्सीडेंट में कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये बात की जा रही है, ओके। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये किस किस कंट्री के बारे में बात कर रही है वो भी हम लोग जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में। तो ईरान के द्वारा अभी यहाँ पर फरजादगी गैस फील्ड जो है वो यहाँ पर पेट्रोपार्स, ये इनकी डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर कंपनी है, उसको दे दिया गया है। अब भाई साहब ये खोजा किसके द्वारा गया था, ये खोजा गया था इंडिया के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं गुजरात हो गया, ये पाकिस्तान है, इधर होकर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ईरान देखने को मिलेगा। ईरान में यहाँ पर ये फरजाद बी गैस फील्ड, ये हो गया यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन। और यहाँ पर आप लोग आएंगे तो क्या है पता है, क्या है बताइए, चलिए क्या है बताता हूँ, कौन कौन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फरजाद बी गैस फील्ड जो है ये ONGC जो हमारी कंट्री कंपनी है वेदा ONGC विदेश जो लिमिटेड है, जिसको OVL बोलते हैं, 2008 में इसके द्वारा खोजा गया था। पर्शियन गल्फ में ये लोकेटेड है, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा साइन किया गया था 2002 में एग्रीमेंट, ये एक कंसोर्टियम की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2009 में एक्सपायर होगा, फिर उसके आगे देखेंगे। कंसर्न क्या है इंडिया के लिए यहाँ पर कि अभी रिसेंटली चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, 25 साल की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन देखने को मिल रही है ईरान और चाइना के बीच में, और जहां जहां चाइना घुसता है जाकर इंडिया की डोमिनेंस वहां पर कम कर देता है। तो इसके चलते अभी अगर 25 साल तक का चाइना ईरान के साथ में अगर काम करने वाला है और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ईरान के अंदर करने वाला है, तो चाइना अपने बाप को भी फ्री में कुछ नहीं देता है, तो ईरान को बेचकर खा जाएगा। पर लेकिन ईरान की मजबूरी थी, क्योंकि यूएसए ने ऐसी हरकतें कर दी जिसके चलते ईरान को चाइना के सामने जाकर घुटने टेकने पड़ गए। तो इसी के चलते जो सिक्योरिटी और मिलिट्री पार्टनरशिप है उसके बारे में बात की जा रही है।
अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करें, चाबहार और इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से और इंडिया के पॉइंट ऑफ से ये एक बुरी खबर आप लोग बोल सकते हैं। देखिए हमारी कंट्री ना बहुत सारे जतन कर रही है कई सारे एरिया में ताकि सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल रखा जा सके। इवन हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर 2 बिलियन का यहाँ पर ऑफर किया गया था ताकि चाबहार पोर्ट से एक लिंक डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो उसके चलते भी ईरान जो है, ईरान आखिर गुस्सा गया है। देखिए इसका भी सीधा सीधा रीजन है, हमारी कंट्री जो है जब भी चाहे यूएसए के प्रेशर में आके ईरान से अपना ऑयल वगैरह इंपोर्ट करना बंद कर देती है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना जहाँ पर आप लोग ऑयल खरीदते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो ऑयल लगभग 90% के करीब ऑयल जो है हम लोग ईरान से खरीदा करते थे। आज की डेट में घटकर वो काफी नीचे आ गया। किसकी वजह से? ओनली यूएसए के प्रेशर की वजह से। तो इसकी वजह से हम लोग कई बार अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारी कंट्री के कई सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने यहाँ से कुछ चीजें खरीदनी भी बंद कर दी, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिली। एक इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी जो मैंने बताया 90% इंपोर्ट जो इस्लामिक नेशन से ईरान से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस्लामिक नेशन से करते हैं जिसमें ईरान का बहुत बड़ा पोर्शन है। स्टॉप कर दिया हम लोगों ने ईरान से ऑयल परचेज करना, यूएसए के प्रेशर में आ गया। और ईरान जो है ये इंडिया के काफी करीब था, ठीक है, पर लेकिन फिलहाल जो है अभी चाइना के करीब होता हुआ ये जा रहा है। तो इंडिया का जो रोल है यहाँ पर काफी क्रिटिकल है वेस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो। पर लेकिन अभी अगर फिलहाल हम लोग बात करें जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वो हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करिए कि हम लोग किस डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं, क्योंकि अभी चाइना के कंट्रोल में आ गया कंप्लीटली, जिसके चलते चाइना के द्वारा काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात की गई इसके अंदर। क्योंकि यूएसए ने जो न्यूक्लियर डील से बाहर निकला तो इसके ऊपर और सैंक्शन लगा दिए, और ये भी बोल दिया अगर कोई इसके साथ कंट्री अगर व्यापार करेगा तो मैं उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाऊंगा। तो इसके चलते कई बार ऐसी भी बातें जाती हैं कि पता चला यूएसए ने बोल दिया मेरे डॉलर यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे ईरान को बोला गया था। तो इसके चलते ईरान का $1 बिलियन के करीब फंसा पड़ा है कहां पर? साउथ कोरिया में। तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इंडिया के तो अच्छे खासे रिलेशन है यूएसए के साथ में, और यूएसए की जरूरत भी है इंडिया को, और इंडिया की जरूरत है यूएसए को। तो इसलिए ऐसी चीज देखने को मिल रही है। तो जो 25 साल का यहाँ पर ये भी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की गई है, इसमें मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाइना करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये माना था कि फरजाद बी जो गैस फील्ड यहाँ पर ईरान के द्वारा लिया गया है, ये भी एक उसी का एक आउटपुट है जो चाइना के द्वारा प्रेशर बनाया गया होगा। इंडिया जो है यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी चाह रहा था, अफगानिस्तान में शांति चाह रहा था। तो यहाँ पर ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे थे उसी को आगे लेकर चलने की बात की जा रही थी। पर चाइना अगर ऐसी एंट्री यहाँ पर मारेगा ईरान के अंदर तो फिर ये हमको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हम किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइजेशन करें और किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिल सकती है। क्या क्या बात की जा रही है अभी समझेंगे। देखिए हमारी कंट्री में अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना है तो ये कोलोजियम सिस्टम होता है। कोलोजियम सिस्टम में टोटल मिलाकर 5 मेंबर होते हैं, जिसमें सीनियर मोस्ट 4 मेंबर होते हैं और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर इंसान को अपॉइंट करना है कोर्ट के अंदर में और कहाँ पर उसको ट्रांसफर करना है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर नहीं होती है ज़्यादा, बस वो इतना कर सकता है अगर उसको कोई रिकमेंडेशन दिए उसको कुछ समय तक वो रोके रख सकता है कि हाँ चलो पेंडिंग पड़े हुए उसको अप्रूव नहीं करेगा। पर लेकिन ऐसा नहीं कि वो चाहेगा किसी को भी कोर्ट के अंदर अपॉइंट कर देगा। तो इसके चलते जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंसी बनी रहती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आकर काम नहीं करना होता है। पर लेकिन अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वो जिसकी वजह से डेमोक्रेसी हमारी चल रही है, उसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर है ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन पहुंची कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिया के अंदर भी कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कोलिजियम होना चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट करना है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा सके, क्योंकि संविधान में इसके बारे में कोई प्रॉपर कोई प्रोसीजर नहीं है। बस हाँ ऐसे ही काम चल रहा है, वो ऐसे ही कैसे ही काम चल रहा है उसको समझ लेते हैं। आज की डेट में प्रेजेंट जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट का उसमें क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो संविधान में उसके बारे में कोई प्रोसीजर नहीं है कि कैसे इनको यहाँ पर आप लोगों को काम करना है, अपॉइंट करना है। बस ओनली रूल है यहाँ पर जो कि ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस रूल बोलते हैं 1961 का जो रूल है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एक तो ये बात बोली गई है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो याद है ना आप लोगों को? जी हाँ बिल्कुल सही, इसने पॉलिटिकल लेक्चर रिवाइज किया उसको सबको याद हो गई है, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकते हैं तो प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर की कैटेगरी में आता है। आप लोगों ने बताया प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या क्या पावर होती है, एक अलग से मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर भी बनाया था इसके लिए, ठीक है।
पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 324 जो है ये यहाँ पर बेसिकली पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो रेगुलेट करे टर्म एंड कंडीशन इलेक्शन कमीशन के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी के साथ में सर्विस एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ ट्रांजेक्शन जो रूल 1991 है, इसके हिसाब से कई सारे काम आप लोग को होते हुए नजर आते हैं। यानी कि प्रोसीजर प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें कहीं ना कहीं तो मेंशन है, पर लेकिन हम लोग जो है हमको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये चीजें हैं, आप लोग इनको फिक्स करिए। जैसे नॉर्मली जज के लिए होता है, ऐसा ही कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कीजिए। तो क्या इसके बारे में पहली बार ऐसी बात हो रही है? नहीं भाई साहब, बहुत बार इसके बारे में बात हो चुकी है, और कई बार यहाँ पर कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बारे में बात कर चुकी है, और कई सारी कमेटी और कमीशन बनाए जा चुके हैं। अगर मैं बात करूं लॉ कमीशन, यहाँ पर इसकी 255वीं रिपोर्ट थी, मार्च 2015 में आई। उसने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बोलने पर, तो हो सकता है कि उनके फेवर में काम करे कल को। तो ये गलत होता है ऐसा कि उनके ऊपर कोई ज्यादा सख्ताई न बरते जब उनके अपॉइंटमेंट की बात की जाए। कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप भी लगते रहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में रहकर काम करता है, तो फिर नहीं होगा। 2009 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, जिसको ARC की रिपोर्ट आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा भी बोला गया कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी इसी पर्पज के लिए कि हाँ इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। और 1975 में यहाँ पर जो कमेटी थी जस्टिस तारकुंदे कमेटी, तो वो भी यहाँ पर इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड थी कि एक तरीके से न्यूट्रल कोलिजियम होना चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन की वैकेंसी को फिल करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करे, और ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से अलग रहे। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स आएगी उस तरीके से काम होगा। तो इससे क्या हो सकता है कि कल को रूलिंग पार्टी के फेवर में काम कर सकता है इलेक्शन कमीशन, अगर यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने वाले वही हैं तो किसी अपने बंदे को वहां पर बैठा देंगे क्या कि उनके हिसाब से काम कर सके। तो ये चीजें हम लोग को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सिमिलर जो डिमांड है यहाँ पर और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि AG और CAG, तो इनके लिए भी यहाँ पर बात की जा रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो इनमें भी मैक्सिमम जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इनको अपॉइंट करने की। तो ये अपॉइंटमेंट करने की जो पावर इनके हाथ में है, ये पावर बेसिकली किसके हाथ में होनी चाहिए? ये पावर होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर किसी का प्रेशर न है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर चीजें होगी, तभी सिचुएशन को आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एक बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा पढ़ाई में से पूछता हूँ। ये मत बोलना कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को जो बताता हूँ वही पूछता हूँ। बात की जा रही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसी के दायरे में CVC के बारे में। इनको अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बताई जाती है, ये जो रिकमेंडेशन देते हैं, वो कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब स्टेट के बारे में न्यूज करते हैं। ये जो फिलहाल अभी न्यूज निकल कर आ रही है चाइल्ड मैरिज के बारे में, यानी कि बच्चे की जितनी एज होनी चाहिए शादी करने के लिए, उससे पहले उसकी एज शादी कर देना, इसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज। और खासकर ये आप लोग देख रहे हैं मास्क बना हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पर जो दुल्हा और दुल्हन दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोविड-19 के चलते अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि ज़्यादा तो कोई शादी में आ नहीं रहा है, तो फटाफट बच्चों की शादी कर दी जा रही है, जिसके चलते किसी को पता भी नहीं लग रहा है। तो लॉकडाउन में कर्नाटक के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर बच्चों की शादी हुई, चाइल्ड मैरिज हुई, जिसके चलते अभी ये इशू जो है सामने निकल कर आया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर इसको नोटिस किया गया। चाइल्ड मैरिज बोला गया ना कि जब मैरिज एज होती है, जैसे 18 साल लिखी गई है लड़कियों के लिए और 21 साल लिखी गई है लड़कों के लिए, तो उससे पहले ही शादी कर देना, इसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज। बोथ फॉर्मल मैरिज या फिर इनफॉर्मल यूनियन, तो किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मली आज के डेट में तो ऐसा है कि ज़्यादा कोई आ नहीं रहे हैं शादी में कोरोना वायरस के चलते, तो घर पर ही काम निपटा दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन फंड है, जिसके बारे में बात करें, जिसको यूनिसेफ आप लोग बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, चिल्ड्रन बच्चों के बारे में काम करता है। तो बहुत सारी चीजें जो बच्चों से रिलेटेड डिसीजन है या रिपोर्ट है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। तो यूनिसेफ के बारे में बात करें तो इनके द्वारा बोला गया है कि 1.5 मिलियन जो गर्ल्स हैं ईच ईयर, यानी कि हर साल 15 लाख जो लड़के हैं उनकी शादी होती है हमारी कंट्री में। वो चाइल्ड जो ब्राइड, यानी कि एक तरीके से दुल्हन बनती है, छोटी छोटी बच्चियां, ठीक है, जो ग्रूम होता है उसको बोलते हैं दूल्हे को, ठीक है। तो थर्ड जो यहाँ पर अगर बात करें, थर्ड ऑफ द ग्लोबल, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी होती है, मान लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में 90 चाइल्ड मैरिज होती हैं, तो इसमें से 30 चाइल्ड मैरिज आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में होती है, यानी कि 1/3। तो 90 में से 30 हमारी ही कंट्री में हो गई। तो समझ लीजिए आप लोग आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं, उनमें कितनी किस चीज में आएगी, हमारी कंट्री में ये काफी बुरा आंकड़ा आप लोग बोल सकते हैं। द लांसेट करके यहाँ पर एक जर्नल है जिसके द्वारा बोला गया 2.5 मिलियन
मोर गर्ल जो है अराउंड द वर्ल्ड वो रिस्क में आ गई और नेक्स्ट 5 ईयर तक ये रहने वाली है पेंडेमिक के चलते, क्योंकि पेंडेमिक के चलते कोई किसी की शादी में जा नहीं रहा है। तो इसके चलते बहुत सारी लड़कियों की शादी जो है वो आनन फानन में की जा रही है। आप लोग बोलेंगे ऐसी क्या बात आ गई कि यहाँ पर इस तरीके से शादी की जा रही है, ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई? तो इसके भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। रीजन क्या है यहाँ पर? लैक ऑफ अलर्ट मैकेनिज्म। अभी फिलहाल कोई अलर्ट में नहीं है, मैरिज हो रही है यहाँ पर घर पर ही निपटा दी जा रही है। 2-4 आदमी आ रहे हैं आसपास के, पता चला 2-4 घर वाले हैं, 2-4 दूल्हे के घर वाले हैं, काम निपट गया, कहानी खत्म होगी। इकोनॉमिक प्रेशर, लोगों के पास में पैसे नहीं है अभी फिलहाल के टाइम पर, लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों को फिर से जॉब नहीं मिल पा रही है, और वैसे भी बहुत सारे एरिया में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पता चला घर में किसी की डेथ हो गई, कोई कमाने वाला एक ही था, वही उसी की डेथ हो गई, तो ये भी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये भी सिचुएशन अभी यहाँ पर काफी बुरी है। विद नो स्कूल, अगर बात करें नो स्कूल और सेफ्टी भी बात करें, अगर यहाँ पर स्कूल में बच्चों को नॉर्मली भेजा नहीं जाता है, खासकर लड़कियों की बात करते हैं, ये मानते हैं कि आगे चलकर करना ही क्या है, चूल्हा चौखट करना है, जो कि सबसे बुरी कंडीशन मुझे देखने को मिलती है अगर ऐसी सोच लड़कियों के बारे में रखते हैं। तो इसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ वायलेंस देखने को मिलता है। चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है उनको, कई बार तो ये बोला जाता है कि जो लड़की है वो एक तरीके से नहीं, आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली थी, उसमें ऋषि कपूर भी था, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्हें वो लड़कियों का व्यापार किया करता था ऋषि कपूर, ठीक है। तो वहां पर उन्हें कहता है कि ये जवान हो गई, कुछ ऐसा कुछ की मसल देख लिया, कुछ ऐसे डायलॉग से हैं जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। तो उसमें वो इस तरीके की बहुत लार्ज स्केल पर कई सारी मार्केट है आप लोगों को, जो यहाँ पर आज खासकर वेस्ट बंगाल में प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा है काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ऐसी ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है जिसके चलते लड़कियों के ऊपर काफी अत्याचार होते हैं। तो उसके चलते भी, ताकि उस तरीके कोई कंडीशन न बने, लड़कियों को पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। परिवार वाले इस चीज को भी ध्यान में रख के चलते हैं। एक जनरल अगर बात करें यहाँ पर एक फिनोमिनन जो देखने को मिलता है, और एक कैजुअल तरीके से अगर कुछ चीजें समझे तो उसका एक रीजन भी बताया गया, कुछ कॉजेज बताए गए हैं कि 15 से लेकर 18 साल की एज की जब लड़की होती है उसको अनप्रोडक्टिव माना जाता है। अनप्रोडक्टिव कैसे? मतलब जैसे कि 14 साल तक की कंपलसरी एजुकेशन हमारी कंट्री में बोली गई है, अगर आप लोग कंपलसरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराओगे तो इंसान को जेल तक भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, चलिए 14 साल तक उनको पढ़ा दिया। अब 14 से लेके 14 साल की होगी तो 15, 16, 17, 18 जब तक शादी के लायक लड़की होगी तो उसको स्कूल में नहीं भेजा जाता, क्योंकि वहां तो फ्री में एजुकेशन मिल रही थी तो वो चली जा रही थी। अब उसको एजुकेशन घर वाले पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते उनकी राइट टू जो एजुकेशन है उसका तो चलो वहां पर फुलफिल हो जाती है, पर आगे एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो माना जाता है कि कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं रही है अभी उसकी फिलहाल, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि चलो पढ़ ली 14 साल तक की यहाँ पर, अब इसकी शादी कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इनसिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों को प्रॉपर वे में नजर नहीं आएगा गर्ल्स के लिए। अगर सोसाइटी में अगर बात करें, गरीबी बहुत बड़ा रीजन है। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रीजन आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन और जो पुरुष प्रधान सोसाइटी है और जेंडर इनइक्वलिटी है, ये भी बहुत बड़े ऐसे ऐसे रीजन है जिसमें ये दिक्कतें देखने को मिलती है। यानी कि इनको हम लोग रोक सकते हैं, पर लेकिन बात कौन करेगा इनके बारे में? कोई सामने निकल कर आता ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ी इशू बनते ही नहीं है। कोरोना वायरस की तरीके से अगर इशू बन जाए चाइल्ड मैरिज का भी, तो कल को ही इनके ऊपर बैन लग जाएगा। पर लेकिन ऐसा इशू बनाएगा कौन? क्योंकि अगर बात करें जो बड़े घर के जो लोग हैं, जो खासकर अमीर खानदान है, वो तो प्रॉपर वे में अपनी लड़की की शादी करते हैं। हालांकि वो भी पहले डिसाइड कर लेते हैं किस घर में करनी है, क्योंकि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से करते हैं। आप लोग देखिएगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन को भी आप लोग देखिएगा, वो अपना करियर कैसे बढ़ाना है, पॉलिटिक्स कैसे खेलनी है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, पॉलिटिक्स कैसे बनानी है, उसके हिसाब से वो अपने रिश्ते बनाते हैं आगे। ये आप लोग देखने को मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इंपैक्ट यहाँ पर डिले इन डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसमें डिले हो जाता है। अगर बात करें आप लोग अपनी कंट्री की जो यंग जनरेशन है वो प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलेगी। बैड फैमिली आप लोगों को देखने को मिलेगी। छोटी सी बच्ची की अगर शादी कर दी जाती है तो उसका बॉडी अभी इतना नहीं है कि वो एक प्रॉपर बेबी को कंसीव कर सके, और एक हेल्दी बेबी और एक हेल्दी मदर हो सके, तो दोनों को नुकसान झेलना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में ही जब उसकी एजुकेशन होनी चाहिए तभी उसको शादी कर दी जाती है, तो खुद भी एक पढ़ी लिखी औरत नहीं रहेगी और बच्चों को भी ढंग से नहीं पाल पाएगी। तो हेल्थ प्रोटेक्शन, उसके राइट के बारे में कुछ ज्यादा चीजें उसको पता नहीं होगी, तो वो भी एक काफी बुरी कंडीशन देख सकते हैं। एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस का देखने को मिलेगा। माइंड में ये चीजें सेट हो जाती हैं कि यार हाँ, पति ही सब कुछ है, पति ही परमेश्वर है, जिसके चलते उनके प्रेशर में आकर सारी हरकतें करने के लिए तैयार हो जाती है जो भी पति चाहता है। कई बार पिटाई भी करता है, वो भी चीजें देखने को मिलती है, मार पिटाई भी होती है बहुत लार्ज स्केल पर सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पति है, चलो उसको ये हक है, किसी ने अधिकार नहीं दिया है। थप्पड़ मूवी आप लोग देखेगा तो वो काफी चीजें आप लोगों को सिखा के जाएगी कि किसी को हक नहीं है कि वो ऐसे ही आप लोगों के ऊपर थप्पड़ उठा दे, ठीक है। तो इस तरीके से खासकर लड़कियों के लिए चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप लोग भी सेल्फ रिफ्लेक्ट है, पर लेकिन अगर आप लोग खुद ही उसको उनके सामने रख देंगे, हाँ चलिए जो भी है बस यही है,
तो फिर चीज़ें सही नहीं होगी। तो अपनी खुद की भी सेल्फ रेस्पेक्ट आप लोगों को भी बचानी है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एक बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में भी जो कई बार लड़कियों की डेथ हो जाती है, उसका रीजन सीधे सीधे ये है क्योंकि जब बॉडी ही उसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सकें, तो उससे पहले ही उनको कंसीव कर ला दी जाती है प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है और कई सारी और दिक्कतें देखने को मिलती है, कोई सारी बीमारी और लग जाती हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर जब बच्ची जो है वो एक एजुकेशन अच्छी ले ले, तो देखिए माँ बाप जो है ना बोलते हैं शादी में बच्ची के बहुत सारा पैसा लगाना है, वो जितना पैसा शादी में लगाया जा रहा है ना यार, उसका अगर 1/4 भी उसके एजुकेशन में लगा दोगे ना, तो जिंदगी भर वो खुश भी रहेगी और अपनी जिंदगी को एंजॉय करती रहेगी और एहसान मानेगी कि हाँ एक सही माँ बाप के घर में मैं पैदा हुई हूँ। तो ये जरूरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक इंसान को बीवी चाहिए, हर एक इंसान को वाइफ चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पर लेकिन घर में बेटे किसी को नहीं चाहिए। ये एक ऐसा फंडा है जो कि हम लोग को चेंज करना है आज की डेट में। चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करें तो चाइल्ड मैरिज जो है यहाँ पर ये रिस्टेन है यहाँ पर 1929 के एक्ट के हिसाब से, स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से कई सारे इनिशिएटिव है। 1954 का प्रोहिबिट किया जाता है चाइल्ड मैरिज को, 2006 में एक्ट लाया गया, ठीक है। जो यहाँ पर जेटली कमेटी बनाई गई थी इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसके ऊपर काम करती है। और प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज ये पार्ट भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 क्या बात करता है, ये बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। तो जो जेंडर इक्वलिटी है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। अगर वुमेन इंपावरमेंट के लिए कुछ लिखने के लिए आता है और यहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप लोग उसके बारे में याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, रिविजन आप लोगों को हो जाएगा। संविधान में जो चाइल्ड लेबर के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। चाइल्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आता है, छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं जो आप लोग को अच्छे मार्क्स एग्जाम में दिलाएंगे अगर आंसर राइटिंग में भी कुछ लिखते हैं तो। इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज है, एक छोटी सी न्यूज है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। बात की जा रही है स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है डायरेक्ट आप लोगों से कि ये स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज जो है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया फ्रेमवर्क हमारी कंट्री में ये सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर ये काम किया गया सेबी के द्वारा, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। तो उसके द्वारा यहाँ पर एक फ्रेमवर्क लाया गया जिसके चलते स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज यानी कि गोल्ड को एक्सचेंज करना है, कैसा स्पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके फील्ड में काम करा जाएगा। बेसिकली स्पोर्ट एक्सचेंज जो है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इमीडिएटली डिलीवरी प्रोवाइड कराएगा इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो। सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट के थ्रू बनाएगी, स्टैब्लिश की गई थी 1992 यानी कि 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के हिसाब से। जो फ्रेमवर्क है यहाँ पर जो गोल्ड एक्सचेंज का ये इसी के द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के पास में गोल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन है सी, ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन है डी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर जो गोल्ड है इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर देंगे यहाँ पर ये सी पर्सन को। तो यहाँ से आप लोगों को एक सर्टिफिकेट टाइप में एक पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पेपर मिलेगा सर्टिफिकेट टाइप में आप लोगों ने अपना फिजिकल फॉर्म का गोल्ड इसके पास रख दिया और कल को अगर आप लोग अपना गोल्ड बेचना है इस डी पर्सन को तो आप लोग जाकर वो पेपर उस पर्सन को बेच सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को बेचने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर बेसिकली ताकि जो गोल्ड है जो काफी लार्ज स्केल पर घरों में भी पड़ा रहता है, वैसे ही आज के डेट में शादी विवाह में कुछ भी हो तो गोल्ड हम लोग यूज करते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो और अच्छे से डेवलप हो सके। क्योंकि मैक्सिमम जो गोल्ड है मतलब मंदिर में पड़ा हुआ है कोई गोल्ड, आज की डेट में घरों में पड़ा हुआ है कोई गोल्ड, तो वो इकोनॉमी के अंदर नहीं आता है, हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से वो इसी स्थिति में पड़ा रहता है, जिसके पास में फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो चीजें चलती रहती हैं। तो उसको कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो एक छोटी सी स्कीम है और कुछ छोटी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से आप लोगों को डाउट उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, जो गलती से कल गलत आर्टिकल बता दिया था वो भी रेक्टिफाई आप लोगों का हो जाएगा। बात की जा रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। तो विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लोकसभा को क्या बोलते हैं यहाँ पर पीपल हाउस बोलते हैं, जनता का दरबार एक तरीके से जनता का हाउस। राज्यसभा को एल्डर्स हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, तो इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो ये इसी के पैटर्न पर स्टेट के अंदर भी यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। जैसे नहीं है सेंटर के पास में लोकसभा राज्यसभा है, तो स्टेट मान लीजिए सेंटर के बच्चे हो गए तो बोलेंगे पापा तो खुद लिए बैठे हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों, हमारे पास में नहीं है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो इनके द्वारा अभी वेस्ट बंगाल के द्वारा बोला गया कि
हम भी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर आएंगे। तो क्या वेस्ट बंगाल में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी? ऐसा किसने बोला नहीं थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल थी पहले, पर इनके द्वारा उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आखिर डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पे मेंबर रहेंगे, उनको अलाउंसेस देने पड़ेंगे, उनकी देखरेख के लिए उनके लिए सिक्योरिटी रहेगी, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना एक व्हाइट एलिफेंट पालने वाली बात है, फ्री का खर्चा देखने को मिलते हैं। तो फिर क्यों पालते हैं? कुछ फायदे भी हैं इसके, तो फिर समझेंगे। पहले अभी पर न्यूज समझ लेते हैं क्या है। अभी सेटिंग करने की बात की जा रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल के द्वारा। क्या पहले नहीं थी यहाँ पे 1969 में इनके द्वारा उसको अबोलिश कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये है जब इन्होंने अबोलिश किया तो पावर अबोलिश करने की स्टेट के हाथ में काफी हद तक है यहाँ पर ये। जी हाँ, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है असेंबली के अंदर में और गवर्नर की नोट रिक्वायर रहती है। जैसे ही गवर्नर अप्रूव कर देते हैं तो फिर ये चीजें देखने को मिल जाती है। इंडिया में बाइकैमेरिकल सिस्टम देखने को मिलता है लेजिस्लेचर का, अगर आप लोग बात करिए, यानी कि जैसे लोकसभा के बारे में बात करिए, लोकसभा में कोई बिल आया, फिर राज्यसभा में गया और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे जब जाकर वो एक्ट बन गया। तो इसी तरीके से स्टेट के अंदर भी कोशिश की जाती है। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, तो स्टेट के द्वारा बोला गया जब पापा 2 हाउस ले बैठे तो 2 हाउस हमको भी चाहिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई। तो आर्टिकल 169 में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। मैंने कल गलती से यहाँ पर 168 बोल दिया था, तो ये 169 है। इसको आप लोग क्वेश्चन को सही कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य में ऑलरेडी हैं। तो 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ पर आज की डेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, याद रखना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तो एक साथ है। रीजन क्या है? 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना अलग बनाया गया, तो इसका मतलब दोनों जगह देखने को मिलेगी। अब याद करने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो ये 4 राज्य में अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में मैंने बताया अभी यहाँ पर 2020 में लेजिस्लेटिव असेंबली तो पास किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेसिकली आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर 2020 में लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो यहाँ पर है पास किया गया था रिजोल्यूशन अबोलिश करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि कई सारे राज्य तो अबोलिश करने की बात करते रहते हैं, तो बाकी चीजें नहीं हो पा रही आगे, वो एक अलग बात है। पर लेकिन फिलहाल अभी 6 राज्य में है एट प्रेजेंट टाइम, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर अगर रिजोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है वो अभी क्लियर नहीं किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आंध्र प्रदेश की असेंबली यहाँ पर खत्म हो जाएगी, फिर टोटल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हो जाएंगे। तेलंगाना में तो रहेगी, ठीक है, फिर एक और जुड़ जाएगा वेस्ट बंगाल, तो 6 राज्य फिर से हो जाएंगे। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल अबोलिश कर दी गई। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, तो इसलिए यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दी गई। तो यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है, वरना पहले 7 राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई थी। तो ये भी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 169। अब देखिए अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो फिर आप लोग कभी उसको भूलोगे नहीं। अब कुछ भी गलत कर दो एग्जाम में, ये तो गलत आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, तो गलतियां में कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो इसलिए अगर कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं तो आप लोगों को इंप्रूव करने का एक पावर देती है, ताकि आप लोग फिर उसे फ्यूचर में न भूलें। पार्लियामेंट अबोलिश, अगर बात करें पार्लियामेंट कैन अबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट अबोलिश कर सकती है और क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 169 में लिखा हुआ है, ठीक है। पर लेकिन एक प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर यहाँ पर ये होता है कि जो स्टेट की जो असेंबली है वो यहाँ पर एक स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, जो स्पेशल मेजोरिटी होती है यानी कि 2/3 मेंबर की जो मेजोरिटी होती है असेंबली में, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस दिन आए हैं उसका 2/3 लगेगा यहाँ पर और वो वोटिंग करेंगे। अगर वो पास कर देते हैं इसको तो फिर यहाँ पर ये पार्लियामेंट के पास में जाएगा और पार्लियामेंट इसको नॉर्मल एक मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पर क्लियर कर देगी, अगर उनकी सहमति बनती है तो, ठीक है। तो तब जाकर यहाँ पर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बन जाएगी, ओके। पर लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशन रखी गई है। एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 171 आर्टिकल, याद रखिएगा 171 आर्टिकल यहाँ पर क्या बात करता है कि अगर लेजिस्लेटिव जो असेंबली है और आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आप लोगों को क्रिएट करनी है तो जो असेंबली में सीट है उसको 1/3 आप लोग कर दीजिए, उतनी सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल में होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर मान लीजिए 90 सीट है तो इसका 1/3 कर दो, तो यहाँ पर आप लोगों को 60 सीटें आप लोग यहाँ पर बेसिकली 30 सीटें आप लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगी जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगी, ठीक है। तो 30 सीटें यहाँ पर किस में होगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगी। आप लोग बोलेंगे ठीक है ये सही है, पर लेकिन कई सारे राज्य हैं, अगर बात करें काफी छोटे छोटे होते हैं। एक कंडीशन और रख दी गई यहाँ पर कि अगर 1/3 जो है ये अगर आप लोग इसको देखोगे और ये 1/3 जो है ये 30 से कम हो गया है, सॉरी 40 से कम हो गया, तो फिर मिनिमम संख्या 40 रख दी है, ठीक है। यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर में 90 है, 90 का 1/3 जो हो गया ये 30 हो गया, तो ये 40 से कम हो गया, तो मिनिमम 40 कम से कम यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उनकी सीट होनी चाहिए। ये आर्टिकल 171 बोल रहा है यहाँ पर ये, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
जो कि आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर जरूर पूछूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, कई बार पढ़ाया है। जिस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है, वो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, स्टेट कमीशन कंडक्ट कराता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर जैसे 6 राज्य में फिलहाल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर इलेक्शन होते हैं तो वो कौन कंडक्ट कराएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता होना चाहिए और पता भी होगा अगर आप लोग रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, पता है ना, भूले नहीं ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक जो साइक्लोन अभी देखने को मिला, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर एनसीआर में भी काफी लार्ज स्केल पर बारिश हुई। जो अभी ये साइक्लोन है ताउते, ठीक है, जिसकी वजह से कंडीशन ये खराब निकल कर आई। ये जो साइक्लोन है, ये ताउते साइक्लोन जो है, ये गुजरात के अंदर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। अभी ये महाराष्ट्र के अंदर काफी ह्यूज इंपैक्ट डाल के गया। ये अभी यहाँ पर प्री मॉनसून ये अभी साइक्लोन देखने को आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर जो इसका नाम रखा गया, ये म्यांमार के द्वारा रखा गया और म्यांमार में बर्मी लैंग्वेज यूज की जाती है। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिजार्ड का नाम इसको दिया गया, इसको गिको बोलते हैं। ठीक है, ये म्यांमारी में जिसको बोलते हैं, अभी यहाँ पर ये गुजरात में साइक्लोन देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर में, बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में डेवलप होते हैं। तो प्री मानसून अप्रैल से लेकर जून तक का और पोस्ट मानसून अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का हाई पीरियड देखने को मिलेगा जब मानसून आते हैं, मानसून नहीं, जो साइक्लोन आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। फिर मत बोलना बताया नहीं था, बताया था, आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। ठीक है, तो मई से लेकर जून और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं साइक्लोन सीवियर इंटेंसिटी के देखने को मिले इंडियन कोस्टल एरिया में। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज आना वहां पर नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, कुछ और बातें मैं आप लोगों से करूँ। अगर यहाँ पर ताउते जो साइक्लोन है, यहाँ पर ये 4th साइक्लोन है कॉन्जिक्यूटिव ईयर में जो डेवलप किया गया एयर जो यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर। इससे पहले काफी जो साइक्लोन ऐसे रहे प्री मानसून के, तो साइक्लोन यहाँ पर ये था मकनू। ठीक है, मैकनू। ठीक है, तो ये 2018 में था। ठीक है, जो ओमन से भी होता हुआ यहाँ पर गुजरा। साइक्लोन वायु 2019 में गुजरात पर इंपैक्ट डाला। साइक्लोन ये था निसागर, ठीक है, 2020 में महाराष्ट्र पर इंपैक्ट डाला। तो ऑल दीज साइक्लोन जो है यहाँ पर 2018 से कैटेगराइज किए गए सीवियर कैटेगरी के साइक्लोन। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोगों को समझाया था कि हमारी कंट्री में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है AIMD, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। ठीक है, तो IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा यहाँ पर इनकी सीवियरिटी जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में बताई जाती है। ठीक है, तो ये था टोटल यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, पर लास्ट तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, अगर लास्ट तक अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप लोग मुझे 10 में से जो मार्क्स देते हैं ना, ठीक है, अब मैं भी आप लोगों को मार्क्स दूंगा, फिर आप लोग के नंबर कटा करेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इतना देख ही लेते हो तो लास्ट तक थोड़ा और झेल लिया करो, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आप लोग आए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में 4-6 यहाँ 3 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हम लोगों ने समझी, इसी के साथ में 3 हम लोगों ने यहाँ पर समझी, तो 6 हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज़ देखी। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज़ समझी डिटेल में कि ईरान का क्या फंडा चल रहा है और किस तरीके से चाइना के फेवर में काम कर रहे हैं। कोलेजन सिस्टम होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें जानी। चाइल्ड मैरिज के बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो सिस्टम है ये जरूर याद रखेगा। ठीक है, स्पेशल जो गोल्ड एक्सचेंज के बारे में कुछ बातें जानी। पॉलिटी में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के बारे में चीजें समझी। एक तरीके से पॉलिटिकल लेक्चर भी आप लोगों के कवर होते रहते हैं, और कुछ रिवीजन कर लिया करो। और कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि 3-3, 4-4 भी लेक्चर एक दिन में देख दे रहे हैं। अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत कुछ आप लोग जान पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, साइक्लोन के बारे में जाना, डिटेल में हम लोगों ने समझा। तो ये था पूरा डिस्कशन। अब इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। थीम क्या है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे की आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करें तो डायरेक्ट सुपरविजन के बारे में बात की जा रही है, किसके अंडर में आती है। यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ पर कौन सी कंट्री में भी चूहों के द्वारा आतंक मचाया गया, ये आप लोगों को बताना है। OVL की फुल फॉर्म बतानी है, जिसने ये फील्ड का खोजा था यहाँ पर, कहाँ पर, जो पर्शियन गल्फ में, ईरान के अंदर में। कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करता है, और किसकी रिकमेंडेशन पर इनको अपॉइंट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा बोला गया चाइल्ड जो मैरिज है सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में होती है। प्रिवेंट करना है चाइल्ड मैरिज को, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि हमारी कंट्री में 40 मेंबर होने चाहिए, फिर 1/3 स्ट्रेंथ होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की काउंसिल अगर आप लोगों को बनानी है उसके अंदर। तो ठीक है, साइक्लोन ताउते जो है इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल का, ताकि न भूलें आप लोग चीजें।
नेशनल जो इंडेंजर्ड जो स्पेसीज डे है इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। नेशनल जो एंटी टेररिज्म डे है आप लोगों को इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये किस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल है संविधान में जो लेजिस्लेटिव असेंबली को इंपावर करता है कि वो अबोलिश कर सके और क्रिएट कर सके लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एडिशन जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट जो ब्रीफ है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रेमिटेंस किस कंट्री को सबसे ज्यादा मिला और किस कंट्री से सबसे ज्यादा फ्लो हुआ ये भी बताना है। पीएम किसान के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये स्कीम कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी एक राज्य की कई सारी महिलाओं ने मिलकर एक पर्टिकुलर मैट बनाया गया जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। वोटर पर्टिकुलर एक पेड़ पौधे हैं जो कि होते हैं बेसिकली घास एक तरीके की जो कि ओशन जो तालाब में होती है, इसको टेरर ऑफ बंगाल का नाम दिया गया है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस जो केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये वो क्वेश्चन है जो कि अगर आप लोगों ने आंसर देना सीख लिया बिना ऑप्शन के तो कभी एग्जाम में नहीं बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले बात की जा रही है थीम्स, वाइल्ड लाइफ जो विदाउट बॉर्डर है यहाँ पर ये थीम है इसकी। जो प्राइम के बारे में बात करते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ, उनकी डेथ हुई तब ये चीजें देखने को मिली। आर्टिकल 169 के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये है यहाँ पर, मैंने कल गलती से 168 बता दिया था, ठीक है। तो ये मत भूलना कभी भी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट जो ब्रीफ है, कौन कौन कहाँ से माइग्रेट कर रहा है। और रेमिटेंस यानी कि दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जो लोग गए हुए हैं तो वो पैसा कितना भेजते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात की तो यूएसए से सबसे ज्यादा रेमिटेंस गया और इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं किसानों के सम्मान में, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर मोरहेन योगा मैट, तो एक पर्टिकुलर बर्ड है जिसके नाम पर रखा गया ये, और जो बेसिकली जिनको हाइसिंथ बोलते हैं, ठीक है, हाइसिंथ जिनको जलकुंभी बोलते हैं, समुद्र शोक मैंने बोला था आप लोगों को जो लोकल एरिया में हमारी साइड में बोला जाता है, तो ये याद रखना इसका नाम, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्री और जो पब्लिक एंटरप्राइज होता है उसके अंडर में आती है बैटरी बनाने की क्षमता, ताकि अच्छी बैटरी क्रिएट की जा सके, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। देखिए फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए, फीडबैक में 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे ये जरूर बताना, ये आप लोगों का फीडबैक होगा। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, 1-2 दिन से नहीं डाल पाया टेंशन मत लीजिए, ये पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग लेक्चर को एंजॉय कीजिए और रिवीजन करते रहिए। पॉलिटी का भी रिवीजन अगर करते हैं तो उसके नीचे डी लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने रिवीजन जो है वो डन कर लिया है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज करना नहीं है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को नमस्ते, छोटो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।